तो इस वीडियो में हम बीएससी पार्ट 2 केमिकल काइनेटिक्स की चर्चा करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ों को चर्चा किए हैं, उसी बात को आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ पे हम लोग एक बात करेंगे, एक होता है एलिमेंट्री रिएक्शन और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या अंतर है, इस पे हम लोग थोड़ा सा बातचीत करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे कि एलिमेंट्री रिएक्शन वैसा होता है जो ई के स्टेप में कंप्लीट हो जाए और जिसमें मैकेनिज्म ना हो। कंप्लीट इन वन स्टेप और नो मैकेनिज्म, उसको क्या कहेंगे, एलिमेंट्री रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स में कहता है कि कंप्लीट इन मोर देन वन स्टेप, और दूसरा बात एक से अधिक स्टेप में कंप्लीट होगा, और दूसरा बात कहता है कि रिएक्शन हैज ए मैकेनिज्म, इसका एक मैकेनिज्म होगा। क्लियर। पिछले वाले वीडियो में हमने बातचीत किए भी थे, इसमें एक रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है कि जैसे कि HBr का अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं O2 से, ये बनता है HOOBr। क्लियर। फिर HOOBr से फिर रिएक्शन होता है HBr का और बनता है 2HOBr। क्लियर। अब फिर इस HBrO का रिएक्शन जो होता है पुनः HBr से होता है और H2O प्लस Br2 बनता है। क्लियर। तो जो मेन रिएक्शन है इसको हम ऐसे लिख दें, इस सारे स्टेप को अगर हम जोड़ दें तो मेन रिएक्शन हमारा आएगा और यह आएगा कि 2HBr का रिएक्शन अगर O2 से कराया जाए तो 2H, इसको 4 कर लिया जाए बैलेंस करने के लिए, 2H2O प्लस 2Br2 बनेगा। क्लियर। लेकिन यह रिएक्शन इस 3 स्टेप में हो रहा है, तो 3 स्टेप में हो रहा है, इसका मैकेनिज्म है, इसलिए हम कहेंगे कि दिस इज ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये इसका एक मैकेनिज्म का स्टेप बन रहा है, इंटरमीडिएट बन रहा है या मेटास्टेबल स्टेज हम इसको कहते हैं। पहले वाले वीडियो में बातचीत की है। इसमें कहेंगे कि जैसे कि H2 का प्लस अगर I2 का रिएक्शन करा रहे हैं तो सीधा 2H बनेगा, इसमें कोई मैकेनिज्म की बात नहीं होगी। तो दिस इज एलिमेंट्री रिएक्शन, दिस इज ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्लियर। आई फील बात समझ गए होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं इसके बाद एक टॉपिक आएगा इसमें, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कहता है कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या कहता है, तो एक चीज को समझा जाएगा कि एक थ्योरी है, आगे हम लोग देखेंगे। कहता है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के आपस में कोलिजन होता है जिससे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। क्लियर। और प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए जो कोलिजन है वह कोलिजन इफेक्टिवली कोलिजन होना चाहिए। अगर इफेक्टिवली कोलिजन होगा
तभी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, अदरवाइज प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। और इफेक्टिवली कोलिजन जो होता है वह पर्टिकुलर एक एनर्जी पे होता है जिसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। और रिएक्टेंट का जैसे कि ग्राफ में हम इसको यहाँ पे समझने का थोड़ा सा कोशिश करते हैं। यहाँ पे अगर हम एनर्जी लें और यहाँ पे अगर हम रिएक्शन कोऑर्डिनेट लें तो कहता है कि ग्राउंड स्टेट में अगर कोई रिएक्टेंट है तो इसकी एनर्जी यह होती है। अगर रिएक्टेंट हम मान लें कि प्लस बी सपोर्ट है तो इसका एनर्जी हम लोग बढ़ाकर एक हम यहाँ पर लेकर आते हैं, इसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। और यहाँ से एक एनर्जी हमको देना पड़ता है, इस एनर्जी से लेकर इस एनर्जी तक, मतलब यहाँ तक के एनर्जी को पहुंचाने के लिए एक एनर्जी देना पड़ता है जिसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। क्लियर। और फिर यहाँ से बाद में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे इस एनर्जी पे अगर मॉलिक्यूल आपस में कोलिजन होगा तभी ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अगर इससे कम एनर्जी पे अगर कोलिजन हो रहा है तो वहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है। क्लियर। तो जब भी हम कहेंगे अगर कोलिजन से प्रोडक्ट बन रहा है तो आप लोग बेहिचक उसको समझ जाइएगा कि जो कोलिजन हो रहा है वह इफेक्टिवली कोलिजन है और थ्रेशोल्ड एनर्जी पे कोलिजन हो रहा है। क्लियर। क्योंकि रिएक्शन को होने के लिए दो चीज तो चाहिए ही हो, एक तो थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए और दूसरा जो कोलिजन होता है वह मतलब कि एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलिजन होगा तभी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलिजन ना होगा तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्लियर। एक चीज को क्लियर है। तो कहता है कि जितने मॉलिक्यूल्स के कोलिजन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है उस मॉलिक्यूल की संख्या को मॉलिक्यूलिटी कहते हैं। कहता है कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या स्पेसिस कह सकते हैं बाय विच कोलिजन प्रोडक्ट is formed known as molecularity of reaction, उसको हम रिएक्शन का मोलिकुलरिटी कहते हैं। क्लियर। और मोलिकुलरिटी जो होता है रिएक्शन का वह सोलो स्टेप के लिए भी वैलिड करता है और फास्ट स्टेप के लिए भी वैलिड करता है। यानी कि अगर कोई रिएक्शन है अगर एक से अधिक स्टेप में हो रहा है, जैसे कि अगर हम एक रिएक्शन कंसीडर करते हैं कि जैसे कि यहाँ पे HBr का रिएक्शन अगर हम O2 से कराएं तो HOOBr बनता है। क्लियर। फिर यह HOOBr का रिएक्शन अगर फिर से HBr से कराया जाए तो 2HOBr बनता है। क्लियर। और फिर यहाँ पे HBr का रिएक्शन फिर HBr का रिएक्शन HBrO से कराया जाए तो H2O बनता है और Br2। तो यहाँ पे प्रत्येक स्टेप का हम मॉलिक्यूलरिटी लिखेंगे। यहाँ पे कितने टाइप्स का, दो टाइप्स का मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूलरिटी 2। यहाँ पे भी दो टाइप्स का है, मॉलिक्यूलरिटी 2। यहाँ पर भी दो टाइप्स का है, मॉलिक्यूलरिटी 2। यानी कि हर स्टेप में मॉलिक्यूलरिटी हो। क्लियर। तो इस प्रकार से मॉलिक्यूलरिटी हर स्टेप का होता है। कोई और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम KClO3 का रिएक्शन अगर हम KClO3 का रिएक्शन अगर हम MnO2 से कराएं तो 2KMnO4 और O2 प्लस Cl2 बनता है। O2 प्लस Cl2 बनता है। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे
क्लियर। तो उसकी फिर 2KMnO4 का रिएक्शन, 2KMnO4 का रिएक्शन अगर हम तो इसको अगर हम हीट कर दें, सॉरी इसको हम हीट कर दें तो K2MnO4 और MnO2 और O2 बनता है, MnO2 और O2 बनता है। फिर K2MnO4 का रिएक्शन अगर हम Cl2 से कराएं, रिएक्शन अगर हम Cl2 से करें तो 2KCl प्लस MnO2 प्लस O2 बनता है। ये रिएक्शन आप लोगों को पता है कि ऑक्सीजन के फॉर्मेशन का रिएक्शन है, अगर हम सबको ऐड करें तो इससे इसको काट सकते हैं। क्लियर, 2KMnO4 को 2KMnO4 से काट सकते हैं। क्लियर, अगर हम रिएक्शन को हम लिखे एज ए होल तो लिखेंगे कि 2KClO3 रिएक्शन को अगर हम ऐड करके लिखें और फिर MnO2 को यहाँ से इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2MnO2 यहाँ पे 2 मोल और यहाँ पे 1 मोल, MnO2 2 मोल कट गया, MnO2 बचा क्या 2KCl, और उसके बाद ऑक्सीजन बचा कितना 3 मोल ऑक्सीजन, उसके बाद Cl2 कट गया। क्लियर। तो अगर हम रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी की बात करें तो यहाँ पे रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी जो होगा वो कितना होगा 2 और 2 4। इस स्टेप में रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितना आया 4, इस स्टेप में कितना आया 2 आया क्योंकि 2 मोल से है, और इस स्टेप में हम रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी की बात करें तो 2 होगा। तो रिएक्शन का जो मॉलिक्यूलरिटी होता है वो हर स्टेप के लिए लागू होता है, उसको माना जाता है। क्लियर, ये था ये। इसके बाद हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, इसको हम 2 पार्ट में बांटते हैं। यहाँ पे ऑर्डर लेते हैं, यहाँ पे क्लियर। तो दिस इज ऑर्डर, दिस इज मॉलिक्यूलरिटी। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन में हमको अंतर करना है। तो फर्स्ट हम लिख सकते हैं कि इट इज सम ऑफ पावर ऑफ concentration present in रेट लॉ कह सकते हैं या रेट एक्सप्रेशन कह सकते हैं। क्लियर, रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन में जो कंसंट्रेशन का पावर होता है उसी का सम जो होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। पहले हम इसका बातचीत किए भी है, हम कह सकते हैं कि इट इज सम ऑफ नंबर ऑफ molecules by whose collision product is जिसके कोलिजन से प्रोडक्ट बनता है। नेक्स्ट लिख सकते हैं कि इट इज एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, इसको क्या लिखेंगे इट इज थियोरेटिकल क्वांटिटी, ये थियोरेटिकल क्वांटिटी होता है। उसके बाद हम लिख सकते हैं कि इट डिपेंड अपॉन प्रेशर
एंड टेम्परेचर। प्रेशर और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इसके बारे में क्या लिखेंगे, इट डजंट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता। इसके लिए लिख सकते हैं कि इट इज अप्लीकेबल फॉर स्लोएस्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन, या स्लोएस्ट स्टेप के लिए ही लागू होगा। इससे अगर कोई रिएक्शन अगर हो रहा है एक से अधिक स्टेप में, तो जो स्लो स्टेप होगा उसी का ऑर्डर रिएक्शन का ऑर्डर होता है। क्लियर। इसमें क्या लिखेंगे कि इट इज अप्लीकेबल, या वैलिड लिख सकते हैं, वैलिड फॉर ऑल स्टेप ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन के सभी स्टेप के लिए वैलिड होता है, या सभी के लिए वैलिड नहीं होता है। उसके बाद हम लिख सकते हैं ऑर्डर के लिए कि वैल्यू ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बी 0 इंटीग्रल नंबर और फ्रैक्शनल नंबर। इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 0 हो सकता है, इंटीग्रल नंबर हो सकता है, फ्रैक्शनल नंबर होता है। कहते हैं कि इट्स वैल्यू मे बी 1 2 और 3। इसका वैल्यू 1 2 या 3 ही होता है, कुछ और वैल्यू नहीं होता है। कुछ भी वैल्यू हम इसके लिए नहीं ले सकते हैं, होता ही नहीं है तो लेंगे क्या। क्लियर। तो ये था डिफरेंसेस था ऑर्डर एंड मलकोट्रिया रिएक्शन। क्लियर। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है रेट कांस्टेंट पढ़ना है, इंटीग्रल रेट कांस्टेंट हम लोग को पढ़ना है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन और जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। क्लियर। तो इंटीग्रल रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इंटीग्रल रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर। तो एक टर्म आता है रेट ऑफ रिएक्शन। क्या टर्म आता है भाई, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन में भी आप लोग पहले से जानते होंगे। हम थोड़ा सा रेट ऑफ रिएक्शन पे बात करेंगे और रेट ऑफ रिएक्शन पे बात करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लियर। तो रेट ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या कहता है, कहता है कि इट इज इक्वल टू चेंज ऑफ concentration of reactant or product in unit time। कहता है यूनिट टाइम में, खास समय में, एक सेकंड में जो भी समय हो वहां पे, अब जो भी क्या समय हो, अगर रेट हम लोग निकालते हैं तो डिवाइडेड बाई टाइम, यानी कि यूनिट टाइम की हम लोग बातचीत करते हैं। तो एक यूनिट टाइम में जितना कंसंट्रेशन चेंज होता है उसी को हम रिएक्शन का रेट कहते हैं। यानी कि रेट हमको निकालना हो तो रेट इक्वल टू होता है चेंज ऑफ कंसंट्रेशन बाय चेंज ऑफ टाइम।
तो इसको हम लोग लिखते हैं कुछ इस ढंग से कि चेंजेस के लिए डी लिख देते हैं, और कंसंट्रेशन के लिए अगर सपोर्टेड रिएक्टेंट से अगर प्रोडक्ट जा रहा है तो रिएक्टेंट का लिखते हैं आर, और माइनस करके लिखते हैं और बाई डी टी करके लिखते हैं। क्लियर। रिएक्टेंट साइड से, अगर वही अगर प्रोडक्ट साइड से लिखना है तो प्लस डी आर बाई डी टी करके लिखते हैं। क्लियर। स्क्वायर ब्रैकेट मतलब कंसंट्रेशन, और डी जो है वो चेंज को बतलाता है। अब माइनस साइन इसलिए क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन होता है। क्लियर। तो ये चीज थोड़ा सा था क्योंकि इसका काम करेगा। क्लियर। तो हम लोग समझ गए। तो कहता है कि इंटीग्रल रेट कांस्टेंट की बात करना है हमको जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। तो हम सपोर्ट कर रहे हैं कि लेट ए रिएक्शन, अगर कोई रिएक्शन हम सपोर्ट करें, यहाँ से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। क्लियर। इसका इनिशियल कंसंट्रेशन अगर हम रिएक्टेंट का आर मानते हैं, आर नॉट मानते हैं, तो इसका क्या होगा, जीरो होगा। इसको हम कुछ भी मान सकते हैं, आर नॉट माने हैं, एक्स मान सकते हैं, वाई मान सकते हैं, ए नॉट मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। कहते हैं कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी, अगर कुछ समय बीता तो रिएक्शन का कंसंट्रेशन चेंज करेगा। तो ऐसा हो सकता है कि इसको अगर हम x मानते हैं तो इसको हम x माइनस ए कर देते हैं, x माइनस ए से कंसंट्रेशन इसका a से कम हुआ, इसका क्या होगा, a से बनेगा। क्लियर। इसको हम r भी लिख सकते हैं कि r नॉट से r हो गया, कुछ कम हुआ होगा। इसको ऐसे भी इसको x मानते हैं तो इसको x माइनस ए कर दे, करने की इसका a मोल बना होगा। क्लियर। हमारे ऊपर है, जैसे हम मन करे वैसे हम इसको सपोज कर सकते हैं। क्लियर। तो अगर हम बात करें कि रेट ऑफ रिएक्शन का, तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए अभी हम लोग देखे हैं कि माइनस चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय dt, एक चीज। दूसरा, और पिछले वाले वीडियो में हम पढ़े हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के लिख दें और कंसंट्रेशन ले लें रिएक्टेंट का, और जो ऑर्डर है वो उसका पावर कर दें। तो ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है। तो अगर किसी इक्वेशन का एक साइड इक्वल होता है तो उसका दूसरा साइड भी इक्वल हो सकता है, होता है। तो माइनस डी आर बाई डी टी इक्वल टू के, कंसंट्रेशन ऑफ आर का पावर 0। क्लियर। अब dt को हम इधर करते हैं, माइनस को इधर करते हैं, किसी भी चीज का पावर 0 हो तो वैल्यू कितना होता है, 1। क्लियर। यानी कि हम लिख सकते हैं कि डी आर इक्वल टू माइनस के डी टी, माइनस के डी टी, डी टी को इधर कीजिए क्योंकि इसका तो वैल्यू 1 हो गया। तो इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, अगर दोनों साइड अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो डी आर का इंटीग्रेशन अब माइनस के डी टी का इंटीग्रेशन, तो ln डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, x हो जाएगा। तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा, कांस्टेंट का तो इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो माइनस के और डी टी का t और प्लस आई क्या है, यह i इक्वल टू इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्लियर। i इक्वल टू इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो कहता है कि व्हेन t इक्वल टू 0, जब t 0 होगा यानी कि तब तो क्या होगा, जो भी कंसंट्रेशन होगा वह इनिशियल कंसंट्रेशन होगा क्योंकि रिएक्शन वहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो व्हेन t इक्वल टू 0, तो r का वैल्यू जो कंसंट्रेशन होगा वो कितना होगा, r नॉट होगा, यानी कि जो इनिशियल है वही होगा।
क्योंकि ये जो आर जो कंसंट्रेशन है वो कब का कंसंट्रेशन है, टाइम टी का, यानी कि टी टाइम तक रिएक्शन हुआ तब का कंसंट्रेशन आर है, और इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है, आर नॉट है। तो जब टाइम 0 हो गया तो कंसंट्रेशन, कौन सा कंसंट्रेशन कंसीडर करेंगे, जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वही कंसीडर करेंगे। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, आर नॉट। क्लियर। अब कहते हैं कि आर नॉट का वैल्यू अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करें, देखिए पुट द वैल्यू ऑफ आर नॉट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो लिख सकते हैं कि आर नॉट इक्वल टू माइनस के, और टी का बदला में टाइम क्या रखेंगे 0, अब प्लस आई, यानी कि ये 0 हो जाएगा, यानी कि आर नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई। क्लियर। अब तो इसको हम ना लिखें, इसको हम डायरेक्ट कर दें तो क्या दिक्कत है कि आर नॉट इक्वल टू आई, तो आर नॉट इक्वल टू दिस। अब यहाँ पे लिखते हैं कि पुट द वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में आई के वैल्यू को पुट करें तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के टी प्लस आर, आई का वैल्यू आर नॉट रख दो, आर नॉट। क्लियर। इसको इधर भेज, इसको इधर भेजे, या फिर इसको इधर भेज दें तो के टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर नॉट माइनस आर होगा, या के इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर नॉट माइनस आर बाई टी। तो आर नॉट माइनस आर बाई टी को अगर हम पूरा लैंग्वेज में लिख दें तो सब क्या क्या चीज है, तो इसको यहाँ पे लिखते हैं। क्लियर। यानी कि रेट कांस्टेंट इक्वल टू आर नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस कंसंट्रेशन एट टाइम टी, कंसंट्रेशन एट टाइम टी, कंसंट्रेशन एट टाइम टी बाई टाइम टी। क्लियर। और यहाँ पे आप लोग देखोगे कि यह y इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में आ रहा है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन भी है, इसका एक ग्राफ होगा, ग्राफ पे हम लोग बातचीत करेंगे, ग्राफ हम लोग प्लॉट करेंगे। क्लियर। तो आई फिर इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप लिख सकते हैं। अब इसको मिटाते हैं। इसको अगर हम ग्राफ खींचे, कंसंट्रेशन ए और टाइम टी, दो ग्राफ की बात करते हैं। एक ग्राफ हम लोग लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई टाइम टी, दूसरा ग्राफ हम लोग लेते हैं रेट बाई कंसंट्रेशन। क्लियर। यहाँ पर जो लाइन्स आ जाएगा ये स्लोप आएगा, और इसका जो स्लोप होगा, जो उसका स्लोप जो होगा, चूंकि माइनस साइन है तो क्या देगा, माइनस के, और यहाँ पे रेट जो होगा इस टाइप से इसका ग्राफ आएगा। क्लियर। तो कभी कभी होता है ग्राफ पूछ देता है, और कभी कभी क्वेश्चन में क्या करेगा कि रेट का वैल्यू ना देकर लिख देगा कि स्लोप जो है वह स्लोप का वैल्यू इतना है। तो याद रखा जाएगा कि क्वेश्चन में स्लोप गिवन है यानी वह रेट गिवन है। क्लियर।
अब इसका हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं हाफ लाइफ पर। एक टर्म आएगा यहाँ पे हाफ लाइफ ऑफ लीव्स। इसको हम टी हाफ से डिनोट करते हैं, टी हाफ। तो कहता है कि हाफ लाइफ ऑफ लीव्स में क्या होगा, तो कहता है कि द टाइम in which concentration of reactant become half of its initial concentration known as half life। clear? the half life कहता है कि अगर कोई रिएक्शन स्टार्ट हुआ 100 मोल पर लीटर से और 50 मोल पर लीटर, कैपिटल है मोलरिटी का मतलब ही हो जाता है, कैपिटल एम का मतलब ही हो जाता है मोल पर लीटर। क्लियर? तो कहता है कि 100 मोल पर लीटर से 50 मोल पर लीटर होने में जो टाइम लगेगा, जो भी टाइम लगेगा, टाइम टी जो लगेगा, ये इसका हाफ लाइफ होगा, यानी कि इसको हाफ लाइफ होगा। यानी कि सपोज दैट कि 20 मिनट का टाइम लगा, तो 20 मिनट जो होगा दिस इज ए हाफ लाइफ। क्लियर? हाफ लाइफ आप समझ गए। तो नेक्स्ट एक टॉपिक लेते हैं कि हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सॉरी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो इसको समझेंगे कि R से अगर कोई प्रोडक्ट बना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, जिसका इनिशियल कंसंट्रेशन हम कितना लेंगे, R नॉट लेते हैं। तो इनिशियल कंसंट्रेशन जब भी हम कंसीडर करेंगे तो टाइम कितना होगा, टाइम जीरो होगा। क्लियर? क्योंकि वहीं से शुरुआत कर रहे हैं। और कंसंट्रेशन एट टाइम टी, कंसंट्रेशन टाइम टी पे अगर हम आर माने तो कंसंट्रेशन एट टाइम टी हाफ पे कंसंट्रेशन क्या होगा, तो इनिशियल का आधा होगा, यानी कि आर नॉट बाई 2 होगा ना। क्लियर? अभी हम लोग पढ़ कर आए हैं, क्या पढ़े हैं कि K इक्वल टू आर नॉट माइनस आर बाई टी। इसको अगर टी को इधर कर दें तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर नॉट माइनस आर बाई के होगा। और टी के बदले में हम टी हाफ रखें तो टी हाफ तो क्या हो जाएगा, आर नॉट। और आर नॉट टी हाफ पे आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर नॉट बाई 2, आर नॉट बाई 2 बाई के, यानी कि टी हाफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम 2 क्या हो जाएगा, एलसीएम 2 आर नॉट माइनस आर नॉट, यानी कि टी हाफ इक्वल टू हो जाएगा आर नॉट बाई 2। दिस इज ए हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसे आप हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन निकाल सकते हैं, इसको आप हाफ लाइफ है इसका 2/3 लाइफ, 2/4 लाइफ, 3/4 लाइफ, जो मन करे वैसे आप निकाल सकते हैं। क्लियर? तो आई होप ये समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद वाले वीडियो में और सारे बात हम लोग करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।